अवध योजना के अंतर्गत बदायूं जिले की फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज 2021 के नीट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस के लिए। ट्वेंटी 21 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है, समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी की त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह से सतह से पलायन वेग होता है। आपको दूसरे ग्रह से पलायन वेग निकालना है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड द सेम मास डेंसिटी। अदर प्लैनेट का रेडियस आपको गिवन है 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। 4 ऑप्शंस हैं, हमें एस्केप वेलोसिटी अदर प्लैनेट पे निकालनी है। In order to solve this question, we have to know the formula of escape velocity. आपको escape velocity का सूत्र ध्यान होना चाहिए, जो इस प्रकार होता है, v is equals to under root of 2 gm over r, जहाँ where m is the mass, g gravitational constant, r is the radius of the planet. When we are talking about volume and radius, the m is changed into 4/3 pi r cube and density rho. Therefore, VE is equals to under root of 2g 4 pi r cube rho divided by 3 and whole divided by r. On solving, we find that v यानी escape velocity is directly proportional to radius of the planet. escape velocity पलायन वेग त्रिज्या के समानुपाती होता है। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को ऑप्शन बता सकते हो कि अगर रेडियस 4 टाइम्स हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, ए कप ऑफ कॉफी cools from 90 degree to 80 degree centigrade in 2 minutes when the room temperature is 20 degree. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degree at the same room temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कॉफ़ी 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडी हो जाती है जब उसका रूम का तापमान 20 डिग्री था टी समय के अंदर। अब उसी रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री पर ही कितना समय लगेगा कि वो कॉफ़ी 80 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक और उसका टेम्परेचर कम हो जाए। 4 ऑप्शंस गिवन है आपके सामने। इसको हल करने के लिए हम रेशियो के फॉर्मेट पर लिखते हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 80 से 60, उस समय हमने टाइम लिया टी डैश, जो हमें कैलकुलेट करना है। जब टेम्परेचर कॉफ़ी का चेंज हुआ था 90 से 80, उस समय उसने टाइम लिया था टी। दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू 80 + 60 डिवाइड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर 20, सिमिलर डिवाइडेड बाई 90 + 80 डिवाइड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर 20। ऑन सॉल्विंग 20 अपॉन टी डैश इक्वल्स टू टी अपॉन 10 इक्वल्स टू 50 अपॉन 65 and t dash comes out to be 13 upon 5 of t. That means the correct option is option C. Now look at the third question. एक r त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल से धारा I जिसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का परिवर्तन केबल के अक्ष से r दूरी पर सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। A thick current carrying cable of radius r carries a current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B due to the cable with the distance r from the axis of cable is represented by in for the following 4 graphs. आप में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन से 4 ग्राफ होते हैं। अब आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर आपको फॉर्मूला होना चाहिए। हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट स्मॉल आर, पी जो हमारा आता है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर आता है, वो जो रेडियस के अंदर होता है, यानी फ्रॉम 0 टू आर, 0 टू रेडियस कैपिटल आर, तो इन बिटवीन होता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसा कि ऑप्शन सी और डी में दिखाई दे रहा है। आफ्टर रेडियस आर, रेफरेंस पॉइंट अगर रेडियस आर से ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कर्व नीचे की तरफ झुक जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now, fourth question. Polar molecules are the molecules
पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, उन्हें आपको ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की गई हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज़ पोलर मॉलिक्यूल्स की है, ध्रुवीय अणु की है। जिनमें स्थायी विद्युत आघूर्ण होता है, जिनका विद्युत आघूर्ण शून्य होता है, जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में ही विद्युत आघूर्ण प्राप्त करते हैं आवेशों के विस्थापन के कारण, जो विद्युत आघूर्ण केवल तभी प्राप्त करते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में अनुपस्थित हो। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? हैविंग फर्स्ट ऑप्शन हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, सेकंड हैविंग जीरो डायपोल मूवमेंट, एक्वायर डायपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, third acquire dipole moment only when the magnetic field is absent. Generally polar molecules are randomly oriented, आमतौर पर randomly oriented होते हैं in the absence of electric field. When in the presence of electric, they oriented themselves in along the field of electric field. Polar dielectric molecules have a permanent dipole moment as shown in figure. Correct option is A. Now look at question number 5. Find the value of angle of emergence from the prism. The refractive index of the glass is √3. प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक √3 है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एक प्रिज्म बना हुआ है 60 डिग्री एंगल में इसमें गिवन है, इंसिडेंट लाइट 90 डिग्री पे प्रिज्म की आ रही है, हमें रिफ्रैक्टिव एंगल निकलना, इमर्जेंट एंगल निकालना है, मतलब जब लाइट प्रिज्म से बाहर आ जाए तब। नाउ वी कंप्लीट द डे डायग्राम। जो लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही थी प्रिज्म पे, वो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस मूव स्ट्रेट and which is the other surface at angle theta degree, which is called angle of incidence. Now for incidence angle 30 degree, the emergent angle is given by sin E over sin 30 degree is equals to √3. √3 is the refractive index of the glass. Therefore sin of emergent E angle is equals to √3 upon 2, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम साइन टेबल से अब देखेंगे तो E की वैल्यू आई हमारी 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ E कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। द ऑप्शन इज बी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 6th क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। हमेशा ई कैपिटल ई से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं। इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, if the distance between the plates is small d and the area of each caplet is A, the energy stored in the capacitor, you have to get the formula for the energy stored in the capacitor. एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C, D। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो आपको फार्मूला याद था वो था एनर्जी डेंसिटी का, U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ टोटल एनर्जी पूछी है तो हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स इंटू A इंटू डी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एरिया A और D डिस्टेंस, दैट वो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर आ गया, इसलिए फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन डी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now 7th question, a particle is released from height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height of the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively from these following 4 options. एक कण पृथ्वी की सतह से s ऊंचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थित ऊर्जा के 3 गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई और कण की चाल होती है। आपको ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी होती है आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, हाइट s से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है,
जब एक सर्टन पोजीशन पर पहुंचता है, एक स्थिति पे पहुंचता है जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम यू मानेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को उसको 3 टाइम्स मानना पड़ेगा। उस समय के हमें हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और वेलोसिटी निकालनी है। सॉल्यूशन के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम वैसे भी पता है। अगर हम एच हाइट एस पर, जहाँ एच की जगह हमने एस मार्क कर रखा है, एस हाइट पर है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgs। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से किसी भी क्षण आपकी जो है टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं k प्लस यू इज इक्वल्स टू mgs। और इसका मतलब ये होता है किसी सर्टन डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से मार्क किया तो k की जगह हमने 3u कर दिया। 3u प्लस यू इज इक्वल्स टू mgs। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो u इज इक्वल्स टू mgs अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो गई mgs अपॉन 4। अगर mgs अपॉन 4 पोटेंशियल एनर्जी हो गई तो उसकी 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 3 mgs अपॉन 4। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई, फार्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू आ जाएगी √3 gs अपॉन 2, और हाइट उस समय होगी s अपॉन 4। ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ ए क्वेश्चन नंबर 8। m द्रव्यमान तथा d घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे हुए बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व d/2 हो तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से सही ऑप्शंस आपको बताना है। द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d drop from in a container with the glycerin becomes constant after some time. Its density of the density of the glycerin is d upon 2. The viscous force acting on the ball will be the following 4 options. Now we know that F plus buoyancy force B equals to mg। F हमें कैलकुलेट करनी है, F is equals to बायंसी फोर्स का लगाएंगे तो d अपॉन 2 डेंसिटी हो गई, और नेट वॉल्यूम m अपॉन d, मास अपॉन डेंसिटी अगेन इनटू ग्रेविटी g। d इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड m इज द मास, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज m अपॉन d। तो हम इसी फॉर्मूले से हम कह सकते हैं विद दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल mg होता है, तो f नॉट की वैल्यू आ गई mg अपॉन 2। द करेक्ट आंसर इज b। Now from the chapter of semiconductors, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतनी ही है जितनी पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता होती है। दोनों पर बाह्य विद्युत छेद लगाया जाता है, दोनों धाराओं का अनुपात की तुलना करनी है, हमें अनुपात निकालना है। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज दैट होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच अदर, कंपेयर द करंट इन बिटवीन देम। द सॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एज शोन इन। पूरी कैलकुलेशंस आपके सामने स्क्रीन पे शो करी गई है, आप देख सकते हैं कि करंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन करंट ड्यू टू ए प्रोटॉन। नाउ 10th क्वेश्चन। दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए पी क्यू एक अनंत चालक है जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड से चाल से गति कर रहा है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिणाम की गणना कीजिए। किसी क्षण 20 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी है, इलेक्ट्रॉन और तार के बीच में, हमें आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। An infinite long state conductor carries a current 5 ampere as shown in figure. The electron is moving with a speed of 10 to the power 5 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. The 4 options are A, B, C, D as shown in figure. Now you have to calculate the force F.
उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी इजिकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल ठीक है। फिर फोर्स का फॉर्मूला में एफ इजिकल्स टू क्यू वी आपको याद होगा, क्यू की जगह यहाँ ई इलेक्ट्रॉन है तो ई वी भी हो गया, बी ऊपर से रख दिया, वैल्यू सारी पुटअप करी, एफ आ गया आपका 8 × 10⁻20 न्यूटन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सेकंड पार्ट आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से देखने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपने पुराने क्वेश्चंस दोबारा एक बार रिवाइज करते चले जाइए, ताकि आपकी आगे की तैयारी कितनी है वो आप खुद महसूस कर सकें। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक तैयारी के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस में आप वहाँ लगातार जुड़ते रहिए।